जिस शिकारी ने उसे देखा उसने कसम खाकर कहा वो एक शेटलैंड पोनी जितना बड़ा था। दूसरे ने, जो उससे सिर्फ कुछ ही फीट की दूरी पर खड़ा था, कहा कि वो एक गधे जितना बड़ा था। और एक चरवाहे ने, जो अपनी सहमी हुई भैंसों के बीच उसका सामना कर चुका था, उसे कुछ और ही कहा, एक शैतान, एक ऊंट जितना बड़ा। कोई भी दो आदमी जिन्होंने उसे देखा इस बात पर सहमत नहीं हो पाए कि वो कितना बड़ा था। वो सिर्फ एक बात पर सहमत थे कि वो सबसे बड़ा बाघ था जो उनमें से किसी ने भी अपनी जिंदगी में कभी देखा था। 10 साल तक, 1920 से 1930 तक, वो इस पूरे प्रांत की सबसे ज्यादा चाही जाने वाली ट्रॉफी था। हिंदुस्तान के बेहतरीन शिकारी उसकी खाल के लिए आए। उन्होंने चारा बांधा, उन्होंने मचान बनाए और वो इंतजार करते रहे। और 10 साल तक उनमें से कोई एक भी उस पर एक गोली तक नहीं चला पाया। उसे कोई नाम नहीं दिया गया, सिर्फ एक खिताब। लोग उसे कहते थे पवलगढ़ का बैचलर। एक तरह की कहानी होती है जो शुरू होती है अंधेरे में एक चीख से। एक गांव जिसने अपने खेतों में जाना बंद कर दिया हो, एक शिकारी जिसे बुलाया गया हो और जो बहुत देर से पहुंचा हो। ये वो कहानी नहीं है। पवलगढ़ के बैचलर ने कभी किसी इंसान को नहीं मारा था। इन पहाड़ों में अपने पूरे जीवन में एक भी इंसानी जान उसके नाम पर दर्ज नहीं थी। न उसके भीतर कोई पुराना जख्म था जिसने उसे बदल दिया हो, न इंसानी मांस की कोई भूख। वो सिर्फ एक बात का दोषी था कि वो कुमाऊं का सबसे बड़ा, सबसे शानदार बाघ था और उसने किसी भी आदमी को यह साबित नहीं करने दिया। इसलिए जो शिकारी उसके लिए आए वो किसी को बचाने नहीं आए थे। वो आए थे उसकी खाल के लिए, उस रिकॉर्ड के लिए, इस हक के लिए कि वो कह सकें वही थे जिन्होंने आखिरकार पवलगढ़ के बैचलर को गिराया। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें बचाने के लिए कोई गांव नहीं है और रोकने के लिए कोई हत्यारा नहीं, सिर्फ एक किंवदंती और वो शिकारी जो उसे खत्म करने पर उतारू थे। ये समझने के लिए कि वो लोग किसके पीछे थे, आपको पहले उसे वैसे देखना होगा जैसे कॉर्बेट ने देखा था। अपने सर्दियों के घर से 3 मील दूर जंगल के भीतर एक खुला मैदान था, कोई 400 गज लंबा और आधा उतना चौड़ा, पन्ने जैसी हरी घास से ढका और ऊंचे पेड़ों से घिरा जिन पर बेलें लिपटी थीं। कॉर्बेट ने कहा था कि खूबसूरती में इस जगह का कोई सानी नहीं। एक सर्दी की सुबह जैसे ही सूरज उगा, वो इस मैदान के ऊपर की ऊंचाई पर पहुंचा। मैदान के उस पार 20 एक जंगली मुर्गे एक साफ शीशे जैसे नाले के किनारे सूखे पत्तों में कुछ खोज रहे थे और ओस से चमकती उस हरी घास पर 50 से ज्यादा चीतल चर रहे थे। वो एक ठूठ पर बैठा तंबाकू पीता रहा और देखता रहा। फिर सबसे पास खड़ी हिरनी ने अपना सिर उठाया, उसकी तरफ मुड़ी और पुकारा, और अगले ही पल ठीक उसके नीचे की झाड़ियों से बैचलर खुले में कदम रखाया। एक लंबे लम्हे तक वो बस खड़ा रहा, सिर ऊंचा किए उस मैदान को निहारता हुआ। फिर धीमे, इत्मीनान भरे कदमों से उसने उसे पार करना शुरू किया। उसकी घनी सर्दियों की खाल नए सूरज में दमक रही थी और वो उस चौड़े रास्ते पर चला जो हिरनों ने उसके लिए खोल दिया था। नाले पर पहुंचकर वो लेट गया, पानी पिया, फिर छलांग लगाकर पार हुआ। और जैसे ही वो उस पार के घने जंगल में ओझल हुआ, उसने पुकारा 3 बार। उसके पीछे पूरे जंगल ने उसका ऐलान कर दिया था। हर चीतल ने पुकारा था, हर मुर्गे ने बांग दी थी, पेड़ों पर बैठे हर बंदर ने चीख लगाई थी। जंगल ने उसे सलामी दी थी और बैचलर ने, ऐसा लगा, उसका जवाब दिया था। वो मैदान उसका घर नहीं था। उस सुबह वो दूर तक निकल आया था। उसका असली घर 6 मील दूर था और वो घर एक किले जैसा था। इन पहाड़ों में ज्यादातर बाघ हाथियों की पीठ से मारे जाते हैं, लेकिन बैचलर तक कोई हाथी पहुंच ही नहीं सकता था। वो एक ऐसी खड्ड में रहता था जो पहाड़ों की तलहटी तक जाती थी, आधा मील लंबी और दोनों तरफ 1000 फीट ऊंची ढलानों से घिरी। उसके ऊपरी सिरे पर कोई 20 फीट ऊंचा एक झरना गिरता था और निचले सिरे पर
जहां पानी ने लाल चिकनी मिट्टी को काट दिया था, वो रास्ता सिमटकर सिर्फ 4 फीट का रह जाता था। सहज वृत्ति से या फिर इत्तेफाक से वो ठीक उसी एक जगह बस गया था जहां शिकारियों का सबसे बड़ा हथियार उसका पीछा नहीं कर सकता था। कॉर्बेट ने कहा था, उसने अपना घर बड़ी समझदारी से चुना था। जो भी आदमी बैचलर का सामना उसके अपने घर में करना चाहता, उसे वो मुश्किल रास्ता ही अपनाना पड़ता। पैदल, उसकी अपनी जमीन पर, अकेले उसके सामने। यही पनाहगाह और एक और चीज, एक सरकारी कानून जो रात में बाघ के शिकार को मना करता था। यही वो वजह थी कि इतने सालों बाद भी, उन तमाम मशहूर नामों के बाद भी जो उसके लिए आए, बैचलर आज भी अपनी शानदार खाल खुद ओढ़े हुए था। और फिर भी 2 बार वो इसे खोने के बिल्कुल करीब आ चुका था। उसकी किंवदंती को समझने के लिए आपको उसकी किस्मत को समझना होगा। बैचलर पर आज तक एक भी गोली नहीं चली थी, लेकिन 2 बार जितना कॉर्बेट को पता था, वो मौत के मुंह से बाल बाल बचा था। पहला आदमी था फ्रेड एंडरसन। हाँ का बेहतरीन था। सब कुछ ठीक वैसा ही हुआ जैसा सोचा गया था। वो विशाल बाघ ठीक योजना के मुताबिक आया, खुले में, बिल्कुल निशाने की जद में। और ऐन उसी नाजुक पल में जैसे ही एंडरसन ने अपनी राइफल उठाई, एक अकेली रस्सी, उसके मचान को पेड़ से बांधने वाली रस्सियों में से एक, बंदूक की नाल के रास्ते में आ गई। गोली चल ही न सकी और बैचलर आगे बढ़ गया। दूसरा था ह्यूश एडी। इस बार बाघ ने हाके के शुरू होने का इंतजार नहीं किया। वो मचान पर वक्त से पहले आ पहुंचा और उसने एडी को ठीक अपने ऊपर बैठे इत्मीनान से अपना पाइप भरते हुए पाया। जब तक राइफल उठ पाती, वो पल गुजर चुका था। दोनों आदमियों ने उसे सिर्फ कुछ ही फीट की दूरी से देखा था, इतने पास कि उसकी खाल के बाल गिन ले, इतने पास कि उनमें से एक ने कसम खाई। वो एक शेटलैंड पोनी जितना बड़ा था और दूसरे ने एक गधे जितना। और दोनों बस देखते रह गए जैसे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बाघ इत्मीनान से मुड़ा और वापस जंगल में घुलकर गायब हो गया। उन नाकाम कोशिशों के अगली सर्दी में कॉर्बेट को उस बैचलर की खड्ड के ऊपरी सिरे से गुजरती एक फायर ट्रैक पर कुछ मिला, ताज़ा पगचिन्ह जो उसी सुबह मिट्टी में छपे थे। ये उसके अब तक देखे सबसे बड़े निशान थे। तो वो एक ऐसे आदमी को लेकर आया जिसके अंदाजे पर हिंदुस्तान में कोई सवाल नहीं उठाता। विंडहैम कमिश्नर, एक ऐसा आदमी जो कॉर्बेट के मुताबिक बाघों के बारे में दुनिया में किसी से भी ज्यादा जानता था। विंडहैम अपने 2 सबसे तजुर्बेकार शिकारियों के साथ आया और उन तीनों ने उस ट्रैक पर घुटनों के बल बैठकर एक ऐसे बाघ की नाप ली जिसे उन्होंने कभी देखा तक नहीं था, सिर्फ उसके पैरों के निशानों से। अब एक बाघ की लंबाई नापने के 2 तरीके होते हैं और इन दोनों का फर्क मायने रखता है, क्योंकि यही तय करता है कि बैचलर को कैसे याद रखा जाएगा। पहला तरीका, खूंटों के बीच। जानवर को सीधा लिटाकर उसकी नाक के सिरे पर एक खूंटा गाला जाता है और दूसरा उसकी दुम के सिरे पर। फिर दोनों खूंटों के बीच की सीधी दूरी नापी जाती है। ये सख्त तरीका है, ईमानदार तरीका। इसे बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखाया जा सकता। दूसरा तरीका, घुमावों के साथ। यहाँ फीता बदन के ऊपर ही रखा जाता है, नाक से दुम तक हर उतार और हर चढ़ाव का पीछा करते हुए। और क्योंकि ये बदन के घुमावों के साथ चलता है, ये हमेशा कुछ इंच ज्यादा नापता है। इन 2 लफ्जों को याद रखिए, ये इस कहानी के बिल्कुल आखिर में मायने रखेंगे। सिर्फ पगचिन्हों से विंडहैम ने उस बाघ को 10 फीट खूंटों के बीच आंका। एक शिकारी ने उसे 10 फीट 5 इंच घुमावों के साथ और दूसरे ने 10 फीट 6 इंच या शायद उससे भी कुछ ज्यादा। 3 अलग अलग आंकड़े। लेकिन अब जो आप जानते हैं उसके बाद, ये तीनों दरअसल एक ही विशाल जानवर की बात कर रहे थे और एक बात पर तीनों सहमत थे कि जंगल में अपने पूरे जीवन में उन्होंने इससे बड़े बाघ के निशान कभी नहीं देखे थे। जो भी आदमी बैचलर के लिए आया था, वो सब एक ही चीज चाहते थे। दीवार पर उसकी खाल, एक ट्रॉफी, एक सबूत। कॉर्बेट सबसे पहले कुछ और चाहता था। खुद उसी के कहे मुताबिक उसने अपने जमाने के शिकारियों के बीच एक शोहरत कमाई थी। इस बात की शोहरत कि वो जानवरों को मारने से ज्यादा उन्हें कैमरे में कैद करने का शौकीन था।
वो उस पन्ने जैसे हरे मैदान में सूरज उगते वक्त घुटनों के बल बैठा था और उसने इस बाघ को नई रोशनी में सिर ऊंचा किए गुजरते देखा था और उसने अपनी राइफल की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया था। वो बस देखता रहा था। उसके लिए बैचलर कोई हासिल करने की ट्रॉफी नहीं था, वो था कॉर्बेट के अपने लफ्जों में शानदार। और फिर भी आइए इस आदमी के बारे में ईमानदार रहें, क्योंकि वो खुद अपने बारे में ईमानदार था। कॉर्बेट अब भी एक शिकारी था। वो इस बाघ का पीछा करेगा और आखिर में वो उसे मार भी डालेगा। वो एहतराम और वो बंदूक दोनों एक ही हाथों में रहते थे। इस विरोधाभास को छुपाने की जरूरत नहीं। यही 1930 में उस आदमी की सच्चाई थी। लेकिन उसके भीतर कुछ पहले से ही बदल रहा था, क्योंकि सालों बाद जब वो इन शिकारों को एक किताब में लिखने बैठा तो जिस जानवर के पीछे उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी, उसके बारे में उसने कुछ यूं कहा कि एक बाघ एक बड़े दिल वाला सज्जन है, असीम हिम्मत से भरा हुआ। और जिस दिन वो इन जंगलों से मिटा दिया जाएगा अगर लोग उसे बचाने के लिए आगे ना आए, उस दिन हिंदुस्तान गरीब हो जाएगा अपने सबसे बेहतरीन वन्य जीव को खोकर। जो आदमी पवलगढ़ के बैचलर को ढूंढने निकला था, वो धीरे धीरे वो आदमी बनता जा रहा था जो एक दिन उसकी नस्ल को बचाने के लिए लड़ेगा। लेकिन वो आदमी अभी सालों दूर था। फिलहाल एक बाघ को ढूंढना था। 10 साल तक उस खड्ड ने उसे महफूज रखा था, लेकिन आखिर में उसे वहां से किसी शिकारी ने नहीं भगाया, हमने भगाया। 1930 में वन विभाग ने बैचलर के घर के चारों तरफ बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई शुरू कर दी। इस दखल से चिढ़कर कुल्हाड़ियों से, गिरते पेड़ों से, उन आदमियों से उसने वो किला जिसे कोई शिकारी कभी भेद न सका था खुद ही छोड़ दिया और एक नई जमीन पर चला गया। और फिर भी उसे कोई छू न सका। उस पूरी सर्दी एक के बाद एक शिकारी दल उसके लिए आते रहे। शिकार के परमिट हर महीने सिर्फ 15 दिनों के लिए मिलते थे और उन हर 15 दिनों में शिकारी खाली हाथ लौटते रहे। बैचलर ने अपना ठिकाना बदल लिया था, लेकिन जिंदा रहने का अपना हुनर जरा भी नहीं खोया था। फिर सर्दी के बिल्कुल आखिर में एक बूढ़े आदमी ने कॉर्बेट को वो खबर दी जो उस अंत की शुरुआत बनी। वो एक डाक धावक था, एक हरकारा, जो हर सुबह और हर शाम कॉर्बेट के गेट के आगे से जंगल के बीच अपने 7 मील लंबे रास्ते पर एक पहाड़ी गांव तक जाता था। एक शाम वो रुका और उसने बताया कि उस सुबह जाते वक्त एक जानी पहचानी बादाम के पेड़ के पास उसने किसी बाघ के सबसे बड़े पगचिन्ह देखे थे। इन जंगलों में अपनी 30 साल की नौकरी में सबसे बड़े। अगली सुबह मुंह अंधेरे रॉबिन को अपने साथ लिए कॉर्बेट निकल पड़ा और रॉबिन समझ गया था। शुरू से ही उस नन्हे कुत्ते को पता था कि ये कोई आम सैर नहीं थी। उसने रास्ते से उड़ते जंगली मुर्गों को अनदेखा किया। उसने उन काकड़ों की परवाह नहीं की जो उन्हें पास तक आने दे रहे थे, न उन 2 सांबरों की जो खड़े होकर उन पर भौंक रहे थे। जहां वो मवेशियों की पगडंडी उस घाटी में दाखिल होती थी, उसने अपना सिर झुकाया, पत्थरों से बड़ी एहतियात से गंध ली और पगडंडी पर आगे बढ़ चला। 1 गज आगे और पूरे यकीन के साथ पवलगढ़ के बैचलर का शिकार शुरू हो चुका था। वो मुंह अंधेरे निकल पड़े और घंटे भर के भीतर रॉबिन ने उसे पा लिया। 1 गज आगे नाक जमीन पर वो नन्हा कुत्ता एक ऐसी गंध का पीछा कर रहा था जो एकदम ताजा थी। नरम जमीन पर कॉर्बेट ने पगचिन्ह पढ़े और समझ गया ये बैचलर ही था और वो उनसे बस 1-2 मिनट आगे था। पगडंडी पत्थरों पर चलती फिर एक खुले मैदान की तरफ उतरती थी, लेकिन रॉबिन उससे हटकर घास में मुड़ गया, 5 फीट ऊंची घनी झाड़ियों की तरफ। वहां वो रुका और पीछे हटा। वो उनके पार देख नहीं सकता था और चाहता था कि उसे उठा लिया जाए। कॉर्बेट ने उसे उठाया, पिछली टांगें अपनी जेब में डाली, अगले पंजे अपनी बाईं बांह पर टिकाए ताकि राइफल के लिए दोनों हाथ आजाद रहें, और उस नन्हे कुत्ते को खामोश सीने से लगाए वो उन झाड़ियों में घुसा। आधे रास्ते में सामने की झाड़ियां हिलने लगी। वो रुका, फिर आगे बढ़ा, लेकिन बाघ जा चुका था। रॉबिन बाईं तरफ मुड़ा और उसे बता दिया कि वो कहाँ गया, एक तंग नाले में उतरकर गुफाओं से भरी एक पहाड़ी की तरफ। कॉर्बेट
करीबी मुकाबले के लिए तैयार नहीं था और नाश्ते का वक्त हो चला था, तो वो घर की तरफ मुड़ गए। नाश्ते के बाद वो अकेला लौटा, इस बार एक भारी 450 राइफल के साथ। जैसे ही वो पहाड़ी के पास पहुंचा, उसे एक भैंस की घंटी की गूंज सुनाई दी और एक आदमी की चीख। ऊपर सपाट चोटी पर उसने एक चरवाहे को एक पेड़ पर पाया, जो अपनी कुल्हाड़ी से एक सूखी डाल पीट रहा था और नीचे उसकी भैंसें सिमटी खड़ी थीं। उस आदमी ने पुकारा कि कॉर्बेट ऐन वक्त पर आया है, उसे और उसकी भैंसों को एक शैतान बाघ से बचाने, जो एक ऊंट जितना बड़ा था। वो एक पुराना दोस्त था, कभी का एक शिकार चोर, और उसने कॉर्बेट से मिन्नत की कि वो उसे और उसके मवेशियों को जंगल से सुरक्षित बाहर निकाल दे। मैदान के बीचों बीच पहुंचकर बाघ ने उनके दाईं तरफ के जंगल से आवाज दी और जुदा होने से पहले उस आदमी ने अपनी गुजारिश रखी। वो कॉर्बेट की शोहरत जानता था कि वो अपनी बंदूक से ज्यादा अपने कैमरे का शौकीन है। इस बार फोटोग्राफी को एक तरफ रख दो, उसने मिन्नत की। इस बाघ को मार दो, जो एक दिन में एक भैंस खा सकता था और एक महीने में उसे बर्बाद कर सकता था। कॉर्बेट ने पूरी कोशिश का वादा किया। फिर वो मैदान की तरफ वापस मुड़ा और एक ऐसे तजुर्बे की तरफ जिसकी हर एक बात उसके अपने कहे मुताबिक जिंदगी भर उसकी यादों में जलती रहने वाली थी। मैदान पर वो इंतजार में बैठ गया। दोपहर के 3 बजे थे। धूप उसकी पीठ पर गुनगुनी थी और वो अपने ही घुटनों पर सिर टिकाए ऊँघ ही रहा था कि उस बाघ की आवाज ने उसे जगा दिया। बाघ उस झाड़ झंखाड़ के उस पार कहीं था। 100 मील में सबसे घने जंगल की आधा मील चौड़ी एक पट्टी, कोई 1 मील दूर, और पुकार रहा था, कॉर्बेट के अंदाजे से अपनी एक साथी की तलाश में। उसने एक फैसला किया, उस ऊंची घास में से बाघ के पास जाने के बजाय, जहां वो कुछ देख नहीं सकता था, वो बाघ को अपने पास बुलाएगा। वो एक पुरानी लकड़ी ढोने वाली पगडंडी पर दौड़ा, अपनी राइफल नीचे रखी, एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ा और 3 बार पुकारा। फौरन बाघ ने जवाब दिया। वो नीचे उतरा और वापस दौड़ा, दौड़ते हुए पुकारता रहा, लेकिन मैदान पर पहुंचा तो छुपने की कोई जगह न थी और वक्त बचा ही नहीं था। बाघ तेजी से आ रहा था, तो वो बस खुले में सीधा लेट गया, ठीक वहां से 20 गज दूर, जहां वो पगडंडी झाड़ियों में दाखिल होती थी। उसने जांचा कि राइफल भरी है, सेफ्टी हटाई, अपनी कोहनियां नरम जमीन में जमाई और एक धीमी आवाज दी। जवाब 100 गज की दूरी से आया। उसने गिनना शुरू किया। अगर बाघ अपनी उसी रफ्तार से आया तो वो झुकी हुई झाड़ी को 30 सेकंड में पार कर लेगा। उसने धीरे धीरे गिना, 30, 40, 50 और गिनता रहा 80 तक, और फिर अपनी आंख के कोने से अपने दाईं तरफ कुछ हिला। उस पगडंडी पर नहीं जहां उसका निशाना था, बल्कि झाड़ियों में बमुश्किल 10 गज दूर एक विशाल सिर 4 फीट ऊंची उस झाड़ी के ऊपर उठता हुआ। सिर्फ सिर दिख रहा था और वो उसके बिल्कुल सामने नहीं था। कॉर्बेट ऊपर की तरफ फायर कर रहा था, बाघ नीचे देख रहा था, तो उसने निशाना उसकी दाईं आंख से 1 इंच नीचे साधा और घोड़ा दबा दिया। और उसके बाद के आधे घंटे में जिम कॉर्बेट डर के मारे लगभग मर ही गया। बाघ गिरा नहीं, वो हवा में सीधा ऊपर उछला, अपनी पूरी विशाल लंबाई में, और पीछे की तरफ तूफान में गिरे एक हरे पेड़ पर आ गिरा और उसे चीर डाला। दहाड़ पर दहाड़, और उनके नीचे किसी भी दहाड़ से भयानक एक आवाज, रूह कपा देने वाला एक गुस्सा, जैसे वो अपने सबसे बड़े दुश्मन को नोच रहा हो। पूरा पेड़ यूं झूला जैसे किसी बवंडर में फंसा हो। उन दोनों के बीच की झाड़ियां हिली और फूल पड़ी, और गोली चलते वक्त बाघ सीधा कॉर्बेट की तरफ ही देख रहा था। उसे ठीक ठीक पता था कि वो कहां लेटा है। वो दोबारा राइफल भरने तक से डर रहा था। जरा सी हरकत, हल्की सी आवाज, वो गुस्सा उसकी तरफ मोड़ सकती थी। तो वो लेटा रहा, पसीने में तर, उंगली घोड़े पर, पूरे आधे घंटे, जबकि 10 गज दूर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बाघ अपनी तड़प में एक पेड़ को तबाह कर रहा था। और फिर धीरे धीरे वो थरथराहट थमी, दहाड़ें दूर दूर होती गईं, और आखिरकार खामोशी। 1 और आधे घंटे तक वो हिला नहीं। भारी राइफल के बोझ से उसकी बाहें सुन्न पड़ गईं। फिर अपने पैर के अंगूठों से उसने खुद को पीछे की तरफ घसीटना शुरू किया, इंच इंच उन झाड़ियों से दूर। उसने पवलगढ़ के बैचलर में अपनी गोली उतार दी थी।
उसने उसे खामोश होते सुना था, लेकिन उसने उसे मरते नहीं देखा था। और जैसे जैसे वो उस खौफनाक सन्नाटे से दूर रेंगता गया, एक सवाल उसके साथ चलता रहा। वो सवाल जो उसे अगले 3 दिन भारी पड़ने वाला था। क्या बाघ मर चुका था या वो इंतजार में था? उस रात वो घर लौटा, ये जाने बिना कि उसने क्या किया है। अगली सुबह वो यही जानने वापस आया। इस बार वो अपने एक आदमी को साथ लाया, एक माहिर पेड़ चढ़ने वाले को। जहां बाघ गिरा था वहां से 40 गज दूर एक पेड़ खड़ा था। कॉर्बेट उसके पीछे रुका रहा, जबकि वो आदमी ऊपर चोटी तक चढ़ा और झाड़ियों पर देर तक बड़े गौर से नजर दौड़ाई। फिर उसने अपना सिर हिलाया। झाड़ियां एक बड़े इलाके में कुचली पड़ी थीं, लेकिन बाघ कहीं नजर नहीं आ रहा था। कॉर्बेट ने उसे ऊपर ही पहरे पर छोड़ा और उस जगह की तरफ बढ़ा जहां बाघ ने कहर बरपाया था। और कहर उसने कुछ यूं बरपाया था। टूटी हुई डालियां, गिरे हुए पेड़ से नोची गई लकड़ी की बड़ी बड़ी परतें, जड़ों से उखड़ी हुई पूरी झाड़ियां या बीच से चबाई हुई। हर तरफ खून छिड़का हुआ था और जमीन पर जमे हुए खून के 2 जोहड़ थे और उनमें से एक के पास 2 इंच का हड्डी का एक टुकड़ा। कॉर्बेट ने उसे उठाया। वो उस बाघ की खोपड़ी का एक हिस्सा था और तभी उसे एक बात समझ आई जिसने उसे भीतर तक ठंडा कर दिया। उस जगह से कोई खून का निशान बाहर नहीं गया था, जिसका मतलब था कि जब कॉर्बेट पिछली शाम वहां से रेंग कर निकला था तब बाघ अब भी वहीं था, ठीक वहीं। उस पूरे आधे घंटे जब वो अपने पैर के अंगूठों के बल पीछे घिसटता रहा था, वो दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर से सिर्फ 10 गज दूर था, एक ताज़ा जख्मी बाघ से। उसकी वो खामोशी एहतियात नहीं थी, वो उसके जिंदा बचे रहने की इकलौती वजह थी। उस जगह के चारों तरफ घूमते हुए उसे पत्तों पर खून के हल्के धब्बे मिले जहां बाघ का चेहरा छू गया था। एक लकीर जो सीधी एक विशाल सेमल के पेड़ की तरफ जाती थी, 200 गज दूर। उसे किसी लाश के मिलने की उम्मीद नहीं थी। सिर में गोली खाया बाघ कई दिनों तक जिंदा रह सकता है, यहां तक कि ठीक भी हो सकता है। इस बाघ की तो खोपड़ी का एक टुकड़ा ही गायब था और कॉर्बेट का ऐसे जख्म से पहले कभी वास्ता नहीं पड़ा था। उसे नहीं पता था कि यह जानवर 1 घंटे में मरेगा, कई दिन तड़पेगा या सालों जिएगा। तो उसने अपना फैसला किया, इसे एक आम जख्मी बाघ की तरह लो और कोई भी ऐसा खतरा मत उठाओ जिससे बचा जा सके। एक पेड़ पर 30 फीट की ऊंचाई से राइफल एक शाख में टिकाए उसने झाड़ियों पर छर्रे बरसाने शुरू किए, गज दर गज सेमल के पेड़ की तरफ। एक जख्मी बाघ छर्रे से टकराकर या पास कोई गोली सुनकर या तो गुर्राएगा या हमला करेगा। उसे ढूंढने का यही एक तरीका था। उसने फायर किया, आगे बढ़ा, फिर फायर किया, कोई जवाब नहीं आया। वो दूसरे पेड़ पर गया और छर्रे बरसाता रहा ठीक सेमल के पेड़ तक और अपनी आखिरी गोली उसी पेड़ में उतार दी। और तभी उसे लगा उसने कुछ सुना, एक धीमी गुर्राहट, लेकिन वो दोबारा नहीं आई और उसने खुद को समझा लिया कि ये उसका वहम है। उसके 100 कारतूस खत्म हो चुके थे। अपने आदमी को साथ लिया और घर लौट गया। उस जंगल में कहीं पवलगढ़ का बैचलर जख्मी और खामोश पड़ा था और कॉर्बेट को अब भी नहीं पता था कि वो एक मरते हुए जानवर का पीछा कर रहा है या किसी ऐसे का जो उसे मारने के इंतजार में है। तीसरी सुबह कॉर्बेट वापस लौटा तो उसने उस भैंस वाले को पहले से ही मैदान पर पाया, अपनी भैंसें चराते हुए, और उसे जिंदा देखकर वो साफ तौर पर बहुत तसल्ली में था। उन्होंने घास का एक सूखा टुकड़ा ढूंढा, तंबाकू पीने बैठे और उस चरवाहे ने अपनी कहानी सुनाई। पहले दिन जब कॉर्बेट उसे उस नाले पर छोड़कर गया था तो वो पार जाकर बैठ गया था, कान लगाए। उसने 2 बाघों को पुकारते सुना था, फिर एक गोली और उसके बाद वो अंतहीन खौफनाक दहाड़। और उसने वही नतीजा निकाला जो समझ में आता था कि कॉर्बेट ने एक बाघ को जख्मी किया और उस बाघ ने कॉर्बेट को मार डाला। अगली सुबह उसी जगह से वो ये सुनकर हैरान रह गया कि उस जंगल में 100 गोलियां चलाई गई हैं। और आज सुबह ये न जानने की बेचैनी बर्दाश्त न कर पाकर वो खुद देखने चला आया। उसकी भैंसों ने खून की गंध पाकर उसे उस जगह तक पहुंचा दिया था। उसने खून के सूखे धब्बे देखे थे, उसने हड्डी का वो टुकड़ा पाया था। कोई भी जानवर, उसने कहा, खोपड़ी का एक हिस्सा गंवाने के बाद
कुछ घंटों से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। उसे पूरा यकीन था कि बाघ मर चुका है, इतना यकीन कि उसने पेशकश की कि वो अपनी भैंसों को जंगल में ले जाकर उसकी लाश ढूंढ देगा। ये बाघ को खोजने का एक पुराना तरीका था जिसके बारे में कॉर्बेट ने सुना तो था पर कभी आजमाया नहीं था। किसी भैंस को नुकसान होने पर हर जाने की बात तय हुई और कॉर्बेट राजी हो गया। उन्होंने 25 भैंसें इकट्ठा की और उसी लकीर पर चलते हुए जहां कॉर्बेट ने एक दिन पहले छर्रे बरसाए थे, वो सेमल के पेड़ की तरफ बढ़े, भैंसे पीछे पीछे। काम धीमा था। छाती तक ऊंची झाड़ियों को हाथ से हटाकर देखना पड़ता था कि पैर कहां रखें, और हर बार भैंसों को भटकने से रोकना पड़ता था। और तभी सेमल के पेड़ के पास जहां झाड़ियां हल्की थीं, कॉर्बेट ने उसे देखा। एक छोटा सा गड्ढा, सूखे पत्तों से भरा, जो दबकर सपाट हो चुके थे। उन पत्तों पर खून के धब्बे, कुछ सूखे, कुछ आधे जमे और एक बिल्कुल ताजा। उसने जमीन पर हाथ रखा। वो गर्म थी। एक पल रुककर सोचिए, इसका मतलब क्या था? वो बाघ पूरा पिछला दिन इसी गड्ढे में लेटा रहा था, जबकि कॉर्बेट उसके इर्द गिर्द की झाड़ियों में 100 कारतूस उतार रहा था। वो न भागा, न उसने हमला किया। वो बस वहीं पड़ा रहा, जख्मी और खामोश। और तभी उठकर खिसका जब उसने उस आदमी और भैंसों को अपनी तरफ आते देखा। वो धीमी गुर्राहट, जिसे कॉर्बेट ने अपना वहम समझकर टाल दिया था, सच थी। इस पूरे वक्त बैचलर महज 20 गज दूर था। अब भैंसों को खून की गंध लग चुकी थी। वो जमीन खुरचने और फुंफकारने लगी, और एक हमलावर बाघ और 25 बिदकी हुई भैंसों के बीच फंसने का ख्याल कॉर्बेट को जरा भी पसंद नहीं आया। उसने अपने दोस्त का हाथ पकड़ा, उसे घुमाया और वापस खुले मैदान की तरफ ले चला। महफूज जमीन पर पहुंचकर उसने उस आदमी को घर भेज दिया। कल, उसने कहा, वो वापस आएगा और इस बाघ से अकेले निपटेगा। चौथे दिन वो अकेला लौटा, जैसा उसने कहा था। जिस रास्ते पर वो हर सुबह चलता था, उसका एक हिस्सा नरम जमीन से होकर गुजरता था, और वहां बिल्कुल ताजा दबे हुए एक बड़े नर बाघ के पगचिन्ह थे। उसने उनका पीछा किया और उन्होंने बता दिया कि बाघ घनी झाड़ियों में जा घुसा है, सेमल के पेड़ से 100 गज दाईं तरफ। और यहीं वो उलझन सामने आ गई जिसका उसे डर था। अब इस जंगल में 2 बाघ थे, जख्मी बैचलर कहीं आगे, और एक दूसरा नर बिल्कुल सही सलामत जो इसी इलाके में रहता था। अगर कॉर्बेट को उस झाड़ी में कोई बाघ दिखता तो उसके पास ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि वो कौन सा है, जब तक कि वो खतरनाक हद तक करीब न पहुंच जाए। और गलत जानवर पर गोली चलाना, उस सही सलामत बाघ में गोली उतार देना, एक मुसीबत को 2 बना देता। कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि जब सामने आए तब निपटा जाए। वो झाड़ियों में घुसा और सेमल के पेड़ की तरफ बढ़ा। पीछा करने को कोई खून नहीं था, तो वो टेढ़ा मेढ़ा चलता रहा, अंधे की तरह, ऐसी घनी झाड़ियों में जहां कुछ इंच से आगे दिखता ही नहीं था। 1 घंटे या उससे भी ज्यादा, जब तक कि जमीन एक सूखे नाले में न खुल गई, 10 फीट चौड़े। उसमें उतरने से पहले उसने उसकी लंबाई में ऊपर की तरफ नजर डाली, और वहां 10 गज दूर उसे एक बाघ की बाईं पिछली टांग दिखी और उसकी दुम। बाकी का जानवर एक पेड़ के पीछे छुपा था। वो बिल्कुल स्थिर खड़ा था। उसने राइफल अपने कंधे तक उठाई। 10 गज से वो उस टांग को बड़ी आसानी से तोड़ सकता था, और अगर ये वही जख्मी बाघ था तो यही करना बिल्कुल सही था। उसे लाचार करो और 4 दिन के शिकार को खत्म करो। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह कौन सा बाघ है, और इसलिए धीरे धीरे उसने राइफल नीचे कर ली। वो ये खतरा नहीं उठाएगा। वो एक ऐसे जानवर की टांग नहीं तोड़ेगा जिस पर शायद एक खरोंच तक न हो, जिसने शायद कुछ किया ही न हो। उसने उसे खड़ा रहने दिया। एक पल बाद वो टांग पीछे खिंच गई। उसने बाघ को झाड़ियों में से दूर जाते सुना, और जब वो उस जगह पर पहुंचा जहां वो खड़ा था, तो उसे वो मिला जिसकी उम्मीद करने की उसने खुद को इजाजत नहीं दी थी। खून की कुछ बूंदें। वो बैचलर ही था। उसने हिंदुस्तान के सबसे बड़े बाघ को 10 गज की दूरी पर पाया था और उसे जाने दिया था। अब पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। चौथाई मील आगे एक छोटी सी धारा थी,
और मुमकिन था कि वो बाघ जो अब अपने जख्म से उबर रहा था उसी पानी की तरफ जा रहा हो। कॉर्बेट ने एक ऐसी पगडंडी पकड़ी जो उसे पता था उसी धारा तक जाती थी। वो अभी थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि उसकी बाईं तरफ एक सांबर जोर से चीखा और जंगल में सरपट भाग खड़ा हुआ। और कुछ ही कदम बाद उसने उसे सुना, एक सूखी टहनी के टूटने की तेज आवाज, जैसे किसी भारी जानवर ने उस पर पैर रखा हो। 50 गज दूर, ठीक उसी जगह से जहां उस सांबर ने अपनी चेतावनी दी थी। सांबर यूं ही नहीं चीखता, वो टहनी सिर्फ एक ही जानवर तोड़ सकता था। तो कॉर्बेट अपने हाथों और घुटनों के बल झुका और उस आवाज की तरफ रेंगने लगा। यहां झाड़ियां 6 से 8 फीट ऊंची थीं, ऊपर से पत्तों से घनी, पर तनों के पास खाली, ताकि वो नीचे से उनके आर पार 10-15 फीट तक देख सकता था। वो 30 गज रेंगा, ये दुआ करते हुए कि अगर बाघ ने हमला किया तो वो सामने से आए, क्योंकि किसी और तरफ से वो गोली चला ही नहीं सकता था। और तभी उसने उसे देखा, कुछ लाल, जिस पर ऊपर की पत्तियों से छनकर आती धूप पड़ रही थी। शायद कुछ भी न हो, सूखे पत्तों का एक गुच्छा, या फिर वो बाघ हो। बेहतर नजारे के लिए उसे 2 गज दाईं तरफ जाना था, तो उसने अपना सिर तब तक नीचे किया जब तक उसकी ठुड्डी जमीन से न छू गई, और पेट के बल वो 2 गज रेंगा। और उसने अपना सिर उठाया। बाघ उसके ठीक सामने था, दुबका हुआ, सीधा उसी की तरफ देखता हुआ। धूप उसके बाएं कंधे पर पड़ रही थी। कॉर्बेट ने 2 बार फायर किया और पवलगर का बैचलर अपनी करवट पर लुढ़क गया, एक भी आवाज किए बिना। 4 दिनों के बाद, उन दहाड़ों, उस कहर, टूटे हुए पेड़ों और 100 कारतूसों के बाद जब अंत आया तो वो खामोश था। कॉर्बेट उसके ऊपर खड़ा था। उसे उन विशाल पंजों को पलटकर उनके तलवे पड़ने की जरूरत नहीं थी, ये जानने के लिए कि उसके सामने कौन पड़ा है। वो उस जानवर की शानदार बनावट से ही जान गया, ये बैचलर था। 4 दिन पुरानी वो गोली अपनी जगह मौजूद थी, उसके घुसने का निशान खाल की एक सिलवट के नीचे छुपा, और उसके सिर के पिछले हिस्से में एक बड़ा सुराख, जो हैरानी की बात थी बिल्कुल साफ सुथरा था, बिना किसी सड़न के। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बाघ मर चुका था, और वो आदमी जिसने उसे मारने में 4 दिन बिताए थे, खामोशी से उसके ऊपर खड़ा था। घाटी के उस पार लोग उसकी राइफल की आवाज का इंतजार कर रहे थे, तो कॉर्बेट सबसे पहले घर की तरफ भागा, उन्हें ये बताने कि वो सलामत है और 4 दिनों की उस चिंता को खत्म करने। उसने एक प्याली चाय पी, शिकार का आखिरी अध्याय सुनाया, और जब तक वो बोलता रहा उसके आदमी इकट्ठा होते रहे। फिर अपनी बहन रॉबिन और 20 आदमियों की एक टोली के साथ वो वापस वहीं गया जहां वो विशाल बाघ पड़ा था। उसे एक बल्ली से बांधकर बाहर ले जाने से पहले कॉर्बेट और उसकी बहन ने उसे नापा, उसकी नाक से लेकर उसकी दुम के सिरे तक, और फिर दोबारा दुम के सिरे से लेकर नाक तक। और घर पहुंचकर उन्होंने उसे एक बार और नापा, ये पक्का करने के लिए कि पहली बार कोई गलती नहीं हुई। और यहां कॉर्बेट हमारे साथ ईमानदार है, एक ऐसे अंदाज में जो इस आदमी के बारे में सब कुछ बता देता है। ये नाप, वो कहता है, किसी रिकॉर्ड के तौर पर बेमानी है, क्योंकि इन्हें प्रमाणित करने के लिए वहां कोई गैर जानब गवाह मौजूद नहीं था। वो आपसे यूं ही अपनी बात मान लेने को नहीं कहेगा, लेकिन ये याद रखने लायक हैं। वो कहता है, एक बिल्कुल अलग वजह से। जरा पीछे चलिए। इस सुबह से 7 साल पहले विंडहैम और उसके 2 शिकारियों ने एक जंगल के रास्ते पर घुटनों के बल बैठकर इस बाघ की लंबाई नापी थी, उसके बदन से नहीं बल्कि सिर्फ उसके पगचिन्हों से। विंडहैम ने कहा था 10 फीट खूंटों के बीच, जो घुमावों के साथ करीब 10 फीट 6 इंच होता है। एक शिकारी ने कहा था 10 फीट 5 इंच घुमावों के साथ, और दूसरे ने 10 फीट 6 इंच या उससे कुछ ज्यादा। अब उन 2 लफ्जों को याद कीजिए। 7 साल बाद बैचलर को अपने सामने लिटाए कॉर्बेट और उसकी बहन ने उसे नापा 10 फीट 7 इंच घुमावों के साथ। जिन आदमियों ने उसके पैरों के निशान पढ़े थे वो सही थे, लगभग 1 इंच की दूरी तक। और यही पवलगर के बैचलर की असली पहचान है। सिर्फ ये नहीं कि वो इन आदमियों का देखा सबसे बड़ा बाघ था, बल्कि ये कि जो लोग जंगल को जानते थे वो उस पूरे शानदार जानवर को उसके एक अकेले पंजे के निशान में पढ़ सकते थे।
कॉर्बेट इस कहानी को बड़ी सादगी से खत्म करता है। उसने इसे लिखा। वो कहता है, उन आदमियों के लिए जिन्होंने 1920 से 1930 के बीच बैचलर का शिकार किया था, ताकि वो आखिरकार जान सकें कि वो विशाल बाघ अपने अंजाम तक कैसे पहुंचा। लेकिन करीब एक सदी बाद इस कहानी के मायने उससे कहीं ज्यादा हो चुके हैं जितना वो सोच सकता था, क्योंकि जो आदमी इस किंवदंती के पीछे कुमाऊं की पहाड़ियों में 4 दिन भटका था, वो उसी वक्त बदलने लगा था। आने वाले सालों में जिम कॉर्बेट ने धीरे धीरे अपनी राइफल रख दी और एक कैमरा उठा लिया। वो हिंदुस्तान के जंगलों और उसके वन्यजीवन के उस बेरहम विनाश से नफरत करने लगा। शिकारी वो आदमी बनता जा रहा था जो एक दिन उन्हीं जानवरों को बचाने के लिए लड़ेगा जिनका उसने कभी पीछा किया था, और उसके पास उनके लिए डरने की वजह थी। हमने इसे इसी कहानी में शुरू होते देखा। 1930 में बैचलर के घर के चारों तरफ कुल्हाड़ियां पहले से ही चल रही थी। वो जंगली हिंदुस्तान जो इस जैसे बाघ को जन्म दे सकता था, उसी वक्त गायब हो रहा था। लेकिन कॉर्बेट ने इसके लिए कुछ किया। उसने हिंदुस्तान के पहले राष्ट्रीय उद्यान को खड़ा करने में मदद की, रामगंगा के उसी इलाके में, उसी जंगली जमीन पर जहां बैचलर जिया और मरा था। 1955 में कॉर्बेट की मौत हुई और उसके बाद के सालों में उस उद्यान को उसी का नाम दे दिया गया। आज वो हिंदुस्तान में बाघ के आखिरी ठिकानों में से एक है, और जो बाघ आज वहां घूमते हैं वो उसी जमीन पर घूमते हैं जिस पर कभी बैचलर का राज था। उसने कभी एक शिकारी के तौर पर याद किए जाने की ख्वाहिश नहीं की। आखिर में वो आदमी जो कभी एक बाघ की महानता उसकी खाल की लंबाई से नापता था, उसे किसी और ही चीज से नापने लगा, इस बात से कि वो जानवर बस मौजूद था। कि एक बाघ, जैसा कॉर्बेट ने लिखा, एक बड़े दिल वाला, असीम हिम्मत वाला सज्जन है, और ये कि उसके होने से ये दुनिया उसके न होने से कहीं ज्यादा अमीर है। पवलगढ़ का बैचलर जा चुका है, उसका शिकार करने वाले आदमी जा चुके हैं, लेकिन उनकी कहानी बाकी है। एक रिकॉर्ड, कोई मिथक नहीं, उस सबसे बड़े बाघ की जो उनमें से किसी ने भी कभी देखा था, और उस अजीब शानदार सरजमीन की जिसने उसे बनाया। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची है तो एक पल रुककर सोचिए कि हम इन कहानियों को याद क्यों रखते हैं। बैचलर ने किसी की जान नहीं ली थी, उसने किसी गांव को खौफ में नहीं जिया था, उसका कोई कर्ज नहीं था, कोई हिसाब नहीं। उसका इकलौता गुनाह यही था कि वो इतना शानदार था, और शायद यही इस कहानी को सुनाने की असली वजह है। हम अक्सर उन्हें याद रखते हैं जिन्होंने डर फैलाया, लेकिन कभी-कभी याद रखने लायक वो होते हैं जिन्होंने सिर्फ इस धरती को थोड़ा और खूबसूरत बनाया। और वो आदमी जिसने उसका पीछा किया और आखिर में बंदूक छोड़कर कैमरा उठा लिया, उसने हमें एक बात सिखाई कि एक जानवर की महानता उसकी खाल में नहीं होती, वो उसके जिंदा होने में होती है। अगर आप भी ऐसी सच्ची कहानियां सुनना चाहते हैं, मिथक नहीं, रिकॉर्ड, तो इस सफर में हमारे साथ जुड़िए। मिलते हैं अगली कहानी में, क्योंकि जंगल के पास सुनाने को अभी और भी बहुत सी कहानियां बाकी हैं, और हम उन्हें सुनाने के लिए ही यहाँ हैं।